वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सॉलिड इंसुलेटिंग मेटेरियल के बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया और उसके अंतर्गत फाइब्रस मटेरियल्स, माइका और माइका प्रोडक्ट्स, एस्बेस्टोस एंड एस्बेस्टोस प्रोडक्ट, सिरेमिक्स के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी में हम ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट तथा रबर और रबर प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि रबड़ का उपयोग एक तार के इंसुलेटिंग मेटल के रूप में किया जाता है। साथ ही रबड़ की शीट का उपयोग लैब्स के अंदर या प्रयोगशालाओं में जो टेबल होती है उसके ऊपर इंसुलेटर के रूप में भी किया जाता है। कांच एक ब्रिटल मेटल है या भंगुर पदार्थ है और इसका उपयोग मुख्य रूप से इंसुलेटर के रूप में, प्रायोगिक उपकरणों के अंदर मुख्य रूप से किया जाता है। अब जो कांच है वो एक अकार्बनिक पदार्थ है। थर्मोप्लास्टिक प्रकार का है और इसे बनाने में सिलिकॉन, बोरोन, फास्फोरस के ऑक्साइड्स के साथ सोडा, पोटाश, लाइमेन, मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा वेस्ट ग्लास, जिसे क्यूलेट कहा जाता है, का भी उपयोग किया जाता है। इन सभी या इनमें से कुछ ऑक्साइड्स और कुछ पदार्थों को फ्यूज कर, अर्थात इन्हें थर्मल हीट या थर्मल एनर्जी देकर इन्हें पिघाल कर एक दूसरे में मिला दिया जाता है और इस प्रकार जो फ्यूज्ड प्रोडक्ट आता है उसे तेजी से ठंडा कर दिया जाता है ताकि क्रिस्टल्स ना बने। जो कांच है उसकी प्रतिरोधकता 10 की घात 15 से 10 की घात 16 ओम इंटू मीटर की रेंज में होती है। इसका गलनांक बिंदु 800 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये साधारणतः ट्रांसपेरेंट होते हैं, यह भंगुर होते हैं अर्थात ब्रिटल। ये एक कठोर पदार्थ हैं
और ये ज़्यादातर केमिकल्स के प्रति प्रतिरोधी हैं। इनमें जो परावैद्युत हानियां हैं या डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है वो कम होते हैं। भंगुर एवं कठोर होने के कारण इन्हें विभिन्न शेप्स में ढालना कठिन होता है। इनकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च 25 किलोवोल्ट पर एमएम से लेकर 50 किलोवोल्ट पर एमएम होती है और यह पानी तथा यूजुअल कार्बनिक जो विलायक हैं उनमें ये नहीं घुलता है, यह अघुलनशील है। जितने भी कोरोसिव एलिमेंट्स हैं उनमें से अधिकतर के खिलाफ इसका रासायनिक प्रतिरोध उच्च होता है। इसकी जो विद्युत रोधी गुण हैं वो कम तापमान पे भी अच्छे हैं। ग्लास की या कांच की जो सतह है वो रेगुलर होती है और शाइनिंग लिए हुए होती है, जिसके कारण इसमें मिट्टी तथा नमी का जमाव नहीं होता है। क्योंकि यदि इर्रेगुलर सरफेस है तो ऐसी अवस्था में वहां पर डस्ट इकट्ठी हो सकती है और वह वातावरण की नमी को सोख लेगी, जिससे जो डस्ट में उपस्थित नमी है वो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को डैमेज कर देगी। अब कुछ कॉमर्शियल ग्लासेस के प्रकार तथा उनके गुणों को एक टेबल के माध्यम से यहां समझाया गया है। क्वार्ट्ज ग्लास, विंडो ग्लास, इलेक्ट्रिकल ग्लास और पायरेक्स। जिन गुणों के आधार पर इनमें तुलना की गई है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉफ्टनिंग पॉइंट, पावर फैक्टर एट 1 मेगाहर्ट्ज और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। तो इसमें क्वार्ट्ज की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे कम है, उससे अधिक पायरेक्स की, इलेक्ट्रिकल ग्लास की और सबसे अधिक विंडो ग्लास की। क्वार्ट्ज ग्लास की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रिकल ग्लास की सबसे ज़्यादा है और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास का ज़्यादा है। पावर फैक्टर क्वार्ट्ज ग्लास का सबसे कम है और कोफिशिएंट एक्सपांशन 5.5 इंटू 10⁻⁻⁷ क्वार्ट्ज ग्लास का सबसे कम और सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल ग्लास का। अब जो कांच है उनके उपयोग के बारे में, तो मुख्य रूप से क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास और पायरेक्स ग्लास। तो जो क्राउन ग्लास है वो सबसे सस्ते हैं और फ्री फॉर्म कलर, अर्थात उनमें कोई कलर नहीं होता है। तो इनका उपयोग जो ग्लास की बॉटल्स है और इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसे हम इनकैंडिसेंट लैम्प या बोलचाल की भाषा में केवल बल्ब भी बोलते हैं। जो फ्लिंट ग्लास है
वो क्लियर ग्लास होते हैं, उनमें शाइनिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इनका उपयोग लेंसों को बनाने में और रेडियो वाल्व्स में किया जाता है। पायरेक्स ग्लास का थर्मल एक्सपांशन कम होता है तथा इसकी पराविद्युत सामर्थ्य उच्च होती है। इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों एवं इलेक्ट्रिक कुचालकों के रूप में या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। तो ग्लास का उपयोग के संधारित्र में, परावैद्युत माध्यम के रूप में, रेडियो और टेलीविजन की ट्यूब्स को बनाने में, शक्ति तंत्र में इंसुलेटर के रूप में और फाइबर ग्लास के को बनाने में एक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो ग्लास प्रोडक्ट्स हैं उसमें पहला फ्यूज्ड क्वार्ट्ज और सिलिका ग्लास। इसमें सिलिका को गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, तो इस प्रकार बने कांच को सिलिका कांच कहते हैं। इनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम होता है और अच्छे विद्युत गुण होने के कारण इस कांच की प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। जो बोरोसिलिकेट ग्लास या जिन्हें पायरेक्स कहते हैं, इनमें जो बोरोन ऑक्साइड की मात्रा लगभग 28% होती है। यह जो कांच है ये अन्य कांचों की तुलना में रासायनिक रूप से तथा आर्द्रता का जो प्रभाव पड़ता है इन पे उसका विरोध करता है। तीसरा, फाइबर ग्लास इंसुलेशन। सेलुलोज के जो विद्युत रोधक हैं उनकी अधिकतम सीमा 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे अधिक तापमान पर इनका उपयोग नहीं होता है, परंतु फाइबर कांच विद्युत रोधक इससे अधिक ताप पर भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरा, रबर। तो रबर मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं उसके, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, अर्थात प्राकृतिक रबर और संश्लेषी रबर। तो रबर इज ए नेचुरल मटेरियल विच इज सॉफ्ट एंड प्लास्टिक, नम्र होता है और इसकी प्लास्टिक मतलब इसमें यदि इस पर दबाव लगाया जाए तो इसकी आकृति बदल जाती है और यदि उस बाह्य बल को हटा दिया तो वापस वह पुनः पुरानी अवस्था में आ जाता है। जो प्राकृतिक रबर है वो पेड़ों के दूध, जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, से बनाया जाता है। रबर जो है वो सबसे अच्छे इंसुलेशन में से एक है, परंतु इसका प्रतिरोध या विद्युत रोधी प्रतिरोध तापक्रम बढ़ने के साथ ही कम हो जाता है। साथ ही ताप बढ़ने से इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिक गुण डिटोरिएट होते हैं और कई बार
थर्मल फटीग आ जाता है, जिसके कारण रबड़ में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब जो नेचुरल रबर है, उस नेचुरल रबर के अंदर जो लेटेक्स प्राप्त होता है, उसमें से पानी को अलग कर दिया जाता है। उसके पश्चात इसमें सल्फर को मिलाकर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे हम वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के नाम से जानते हैं। सल्फर की मात्रा डिपेंड करती है कि हमें कितना कठोर रबर चाहिए। साधारणतया 4 से 4.5% सल्फर की मात्रा नेचुरल रबर में मिलाई जाती है। यदि इसकी मात्रा 5% या इससे अधिक करके और वल्केनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका समय बढ़ाकर हम हार्ड रबर को प्राप्त करते हैं। सिंथेटिक रबर, यह मुख्य रूप से बहुलीकरण की प्रक्रिया, जिसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, करके प्राप्त की जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जो नियोप्रीन रबर है, यह 2-क्लोरो ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका रेजिस्टेंस अच्छा होता है तथा तापीय चालकता भी अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग विद्युतोदी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, जो मिनरल ऑयल्स को ले जाने वाले पाइप हैं, उनको बनाने में किया जाता है। ब्यूटाइल रबर, यह रबर लो टेम्परेचर पर आइसोब्यूटाइलिन तथा कुछ मात्रा में आइसोप्रीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च तापीय स्थिरता, ऑक्सीकरण में के प्रति प्रतिरोध तथा ये खाद्य तेलों के लिए अच्छा प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इनकी तनन सामर्थ्य नियोप्रीन की तुलना में कम होती है। तीसरा जो सिलिकॉन रबर है, यह एक पॉलीसिलोएक्सेन है।
इसकी तापीय चालकता नेचुरल रबड़ की तापीय चालकता से दुगनी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और लो टेम्परेचर पे भी इसमें अच्छा लचीलापन होता है। तो इनका उपयोग विद्युत तारों केबलों के लिए विद्युत रोधक के रूप में होता है। अब यहां एक टेबल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो रबड़ हैं, जिसमें नेचुरल रबड़, हार्ड रबड़, नियोप्रीन रबड़, ब्यूटाइल रबड़ और सिलिकॉन रबड़, इनको कुछ गुणों के आधार पर कंपेयर किया गया है, इनकी तुलना की गई है। तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पावर फैक्टर, मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर और वॉल्यूम रेजिस्टिविटी के आधार पर तुलना की है। तो इनके गुणों के आधार पर ही विभिन्न स्थानों पर इनका उपयोग किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप निम्न किताबें या इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।